बात की थी, ठीक है। असेसमेंट के अंदर हमने डिस्कस किया था कि रिस्क असेसमेंट होती क्या है। बेसिकली केयरफुल एग्जामिनेशन होता है किसी भी वर्क प्लेस का जहाँ पे आप हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करते हैं और वहां पे मौजूद मसाइल को या रिस्क को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और ये पूरी एक्टिविटी जो है बेसिकली 5 स्टेप्स हमने पढ़े थे जिनको लेके कंडक्ट की जाती है। इसमें पहला स्टेप जो था आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ हैजर्ड्स था, जिसके अंदर हम पीपल, इन्वायरमेंट, मटेरियल और इक्विपमेंट के रिगार्डिंग हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करते हैं। देन फिर एस्टिमेशन ऑफ रिस्क हमने बात की थी, ठीक है। एस्टिमेशन के अंदर भी हमने क्या किया था कि हमने फाइंड आउट किया था कि किस चीज की जरूरत है, ठीक है, और किस डेप्थ में हमें असेसमेंट करनी है, ठीक है जी। फिर हमारे पास हमने डिफरेंट उसकी टर्म्स पढ़ी थी रिस्क की, ठीक है। थर्ड में हमने एवेल्यूशन की थी रिस्क की, जिसके अंदर आपने एक मैट्रिक्स देखा था, ठीक है। मैट्रिक्स के अंदर हमने डिस्कस किया था जनाब के रिस्क का लाइक्लीहुड और कॉन्सिक्वेंस को कैसे कैलकुलेट करना है, और कैलकुलेट करने के बाद जो रिजल्टेंट आएगा, ठीक है, उसको लेके हमने कंट्रोल सजेस्ट करने, ठीक है। और आज हमारा जो फोर्थ पार्ट था असेसमेंट के अंदर, रिकॉर्ड योर फाइंडिंग्स एंड इम्प्लीमेंट। रिकॉर्ड योर फाइंडिंग्स का जो आज टॉपिक है हम उसे कवर करेंगे। बेसिकली इसके अंदर हमने किया क्या कि हमने जो भी एक्टिविटीज की हैं, जो हमने हैजर्ड्स आइडेंटिफाई किए हैं, ठीक है, जो एस्टिमेशन की है, ठीक है, फिर उसका जो स्कोर रिस्क का हमने निकाला है, ठीक है, जो कंट्रोल्स लगे हुए थे उनको देखते हुए कि जो स्कोर निकला वो, और फिर हमने नए कंट्रोल्स लगाने हैं। नए कंट्रोल्स लगा के फिर जो नया स्कोर आया रिस्क का, रिस्क की नई रेटिंग आई है, उसको लेके हमने रिकॉर्ड कर लेना है, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग इसलिए भी जरूरी है कि बिकॉज असेसमेंट जो है आपकी, ये आपको लॉफुली प्रेजेंट करनी पड़ सकती है इन केस ऑफ एक्सीडेंट और इंसिडेंट, ठीक है। तो स्टेट से लॉ जो है वो आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है, जब भी कोई एक्सीडेंट होता है कि आपने जो सूटेबल और सफिशिएंट असेसमेंट की थी या नहीं की थी, और अगर की थी तो फिर भी ये चीज क्यों हुई है, ताकि आप अपने आप को लीगल इम्प्लीकेशन से बचा सकें, ठीक है। तो इसके अंदर नॉर्मली जिस बंदे ने असेसमेंट की होती है उसका नाम, डेट ऑफ रिव्यू, ठीक है। रिव्यू डेट के अंदर बेसिकली होता क्या है कि ये वो डेट होती है जो आपने किसी भी बंदे को दी है, सफिशिएंट टाइम दिया है कि कंट्रोल्स को इंप्लीमेंट कर ले, ठीक है। लाइक आपने किसी जगह पे असेसमेंट की और आपने वहां पे बताया कि जनाब एरिया को बैरिकेड कर लें, तो आपने उस बैरिकेशन के लिए कितना टाइम दिया है, वो रिव्यू डेट होगी आपकी, ठीक है। अगर आपने 2 घंटे के बाद का टाइम दिया है तो 2 घंटे बाद आप जाकर उसको चीज को इंश्योर कर लेंगे, ठीक है। और अगर आप असेसमेंट की ओवरऑल रिव्यू डेट की बात करते हैं तो फिर रिव्यू डेट नॉर्मली आपके 1 साल के बाद की भी होती है, ठीक है, अगर तमाम चीजें ठीक रहती हैं। वो कंडीशंस कौन सी हम आगे डिस्कस कर रहे होंगे कि रिव्यू कब रिक्वायर्ड होगा। तो नॉर्मली रिकॉर्डिंग के अंदर आप हर फेज को जो आपने असेसमेंट के दौरान कंडक्ट किया है, ठीक है, उन्हें आप रिकॉर्ड करेंगे। लाइक आवर ऑब्जर्वेशंस, प्रकाश क्या कहना चाह रहे हैं? मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं। जी प्रकाश क्या कहना चाह रहे हैं? आपको आवाज आ रही है? सर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर जैसे हम डेली बेसिस पे ऑब्जर्वेशन रेस करते हैं साइड पे ना, और उसमें हम टाइम फ्रेम मेंशन करते हैं कि विद इन 2 days और 1 day जो है ना आपको चीज करनी है। अगर कोई चीज इमीडिएटली करनी होती है तो हम उसमें कुछ 1 or 2 आवर दे देते हैं। तो उसके दौरान अगर कोई इंसिडेंट होता है तो फिर हमारे एक्शंस क्या होंगे? देखो बेटा, अगर तुमने कोई चीज चेक की है और उस पर टाइम दिया है, ठीक है, तो उस टाइम के अंदर वो चीज को अप्लाई करवाएगा, वो काम तो नहीं करेगा ना। देखो रिव्यू टाइम देने का मतलब क्या है? ठीक है सर, रिसेंटली मैं आपसे एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ ना। हमारे पास जो है ना यहाँ पे स्टील कटिंग एक्टिविटी हो रही थी, ठीक है, तो वहाँ पे जो है ना ग्राइंडिंग मशीन यूज कर रहे थे वो, ठीक है, उसके ऊपर गार्ड नहीं था, तो मैंने एक्टिविटी स्टॉप करवाई। उसके बाद उनको मैंने एक टाइम फ्रेम दिया कि अभी जाके चेंज करें। जैसे मैंने साइड लीव की तो उन्होंने फिर से स्टार्ट कर दी, तो उससे इंसिडेंट हो गया, और ये चीज ऑब्जर्वेशन में मेंशन थी। बिल्कुल ठीक है। तो सर इस चीज में रिस्पांसिबल कौन है पहले? देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवरऑल जो है वो तो आपके एम्प्लॉयर की है, ठीक है, बट आपने अगर उनको मना कर दिया था तो उन लोगों ने अपनी अथॉरिटी का मिसयूज किया है ना, ठीक है, तो उनके खिलाफ तो आप एक्शन लेंगे, ठीक है। अब आपके पास कोई पॉलिसी भी होगी ना वायलेशन के रिगार्डिंग भी, ठीक है। तो बेटा आप उस बंदे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि इन केस ऑफ इंसिडेंट हमें कौन कौन सी चीजें डिफेंड करते, मतलब कौन हम सेफ्टी ऑफिसर को डिफेंड करते हैं? ऑब्जर्वेशन के बाद देखो तुमने इसे रिकॉर्डेड फॉर्म में बता दिया, ये चीज कर लें, ठीक है,
अब उसका रिकॉर्ड तुम्हारे पास भी है, ठीक है, या वो विटनेस भी है तुम्हारे पास, ठीक है, तो अगर कुछ गलत होता है इन्वेस्टिगेशन में तुम बता सकते हो कि इस बंदे को बताया भी गया था बट इसने बात को सुना नहीं है, ठीक है। वैसी कंडीशन में बेटा उसके जो बिहेवियर के इश्यूज होते हैं ना, उनको लेके उस बंदे को आप अनफिट कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए, ठीक है, कि उसकी रीट्रेनिंग होगी, ठीक है, जब तक आप दोबारा एवेल्युएट नहीं करते उसको, वो साइड पे नहीं जाता, ठीक है। आप इस तरह का रिजीम कर सकते हैं, बिकॉज एक बंदा अगर आपकी बात नहीं सुन रहा या आपकी अथॉरिटी को अंडरमाइन कर रहा है तो उसे रिपोर्ट करना होता है आपने, ठीक है। ठीक है। अच्छा, इस इंसिडेंट के बाद जो हमारा रिस्क असेसमेंट है वो रिव्यू होगा, मतलब उसमें हम थोड़ी चेंजिंग लाएंगे। देखो बेटा, ऑलरेडी तुमने असेसमेंट की जब एक्टिविटी रुकवा दी थी, इसका मतलब क्या था, असेसमेंट हुई नहीं है, ठीक है, आप नहीं करवा रहे थे ना, ठीक है। अब आप जब आप असेसमेंट कंप्लीट करोगे तो उसमें इस चीज को भी ऐड कर लोगे कि यार ये भी हो सकता है, ठीक है, तो थोड़ा सा किस्म के कंट्रोल्स दोगे उसे, ठीक है, ताकि ये जो इंसिडेंट हुआ है ये भी दोबारा ना हो, ठीक है। ओके ओके सर, ओके बेटा। अच्छा जी, अब वो कह रहे हैं कि स्पेशल कंसिडरेशन आपने देनी है, ठीक है, कुछ वर्कर्स को। जब भी मैंने आपको बताया कि आप आइडेंटिफाई करेंगे हैजर्ड्स को, ठीक है, तो आपने तमाम लोगों के अगेंस्ट हैजर्ड्स को निकालना है, वो लोग जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, वो बाकी तमाम लोग भी जो एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहे, ठीक है, बट वो मुतासिर हो सकते हैं किसी भी एक्टिविटी से, ठीक है, उनको भी देखना है। और नॉर्मली आपने यंग पीपल जो है, ऐसे लोग जो पीपल विद डिसेबिलिटीज होते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, या लोग जिनकी स्पेशल नीड्स हैं, ठीक है, उनको भी हमेशा माइंड में रखना है कि उनके लिए स्पेशल प्रोटोकॉल्स रखने हैं आपने, ठीक है। लाइक अगर आपकी टीम के अंदर कोई ऐसा बंदा है जिसकी एज कम है, ठीक है, तो यूजुअली होता क्या है, जो इमेच्योर वर्कर्स होते हैं इनको हाई रिस्क एक्टिविटीज में नहीं डालते, बिकॉज इनके अंदर एक चीज होती है कि आप सारा दिन ये सब कुछ बहुत इंस्टेंटली कर लें, ठीक है, इनके अंदर एक हरी होती है, ठीक है, इनके अंदर कॉम्पिटेंसी का भी फुकदान होता है, मेच्योरिटी का भी फुकदान होता है, ठीक है, तो ये ज्यादा प्रोन टू होते हैं कि इनकी वजह से कोई नुकसान ना हो जाए या इनको कोई नुकसान ना हो जाए, ठीक है। इसी तरीके से वो तमाम लोग जो इम्पेयर्ड होते हैं, जो डिसेबल्ड होते हैं, किसी को नजर नहीं आता, ठीक है, या कोई सुन नहीं सकता, ठीक है, कोई चल नहीं सकता, तो ऐसे तमाम लोग जो हैं उनको भी आप स्पेशल कंसिडरेशन में रखेंगे कि जब भी कोई असेसमेंट करें तो आपने अपने जो लोग हैं, ठीक है, जो मौजूद हैं साइट पे या करीब मौजूद हैं, उनमें भी अगर कोई स्पेशल नीड्स वाले लोग हैं तो उनको भी आपने कैटर करना है अपनी असेसमेंट के दौरान। और उनको सिर्फ यहां तक नहीं कि आपने एवेल्युएट करना है, अगर आपको उनके लिए कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट्स हैं किसी इक्विपमेंट की, उनके रेस्क्यू के लिए या उनकी सेफ्टीज के लिए, तो आपने वो भी अरेंज करनी है। अब ये फीमेल्स के रिगार्डिंग है, ठीक है, कि अगर आपके पास फीमेल्स काम करती हैं तो असेसमेंट करते हुए आपने ये भी याद रखना है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनकी कुछ स्पेशल नीड्स होती हैं, ठीक है, सिर्फ उनके लिए ही नहीं, उनके पास जो बेबी होता है, ठीक है, उसके लिए भी, बिकॉज उनकी सेहत खराब हो सकती है, तो उनकी प्रोटेक्शन भी आपके जिम्मे है। आप उनको जॉब रोटेशन भी दे सकते हैं, ठीक है, आप उन्हें कुछ एक्टिविटीज हैं, मैनुअल हैंडलिंग हो गया, टेम्परेचर हो गया, ठीक है, या नाइट शिफ्ट हो गई, उनसे आप उनको रिलीव भी कर सकते हैं, ठीक है, रेडिएशन से आप उन्हें बचा सकते हैं। तो अगर प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं तो आप उनको भी कंसीडर करेंगे कि अगर किसी एक्टिविटी में वो लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मुतासिर हो सकते हैं तो उनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स आपने इंश्योर करने हैं। ये लोन वर्कर्स वाला हमने ऑलरेडी कर लिया था, ठीक है। अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो है मैनेजमेंट ऑफ चेंज। आप लोगों ने अक्सर नाम सुना होगा एमओसी, ठीक है। एमओसी बेसिकली है क्या कि अगर आप कोई भी प्रोसेस चेंज करते हैं, ठीक है, कोई इक्विपमेंट चेंज करते हैं, कोई प्रैक्टिसेस या रूटीन चेंज करते हैं, या कोई टेम्परेरी वर्क परफॉर्म करते हैं, तो इसके लिए आप नॉर्मली एक प्रोसीजर होता है जिसके अंदर आप तमाम इंटरेस्टेड पार्टीज को इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है, और उस चीज को ग्रेजुअली लोगों को कम्युनिकेट करते हुए आप अप्लाई करवाते हैं। ये सडनली ये नहीं होगा कि अगर आपने कोई रेनोवेशन करनी है, कोई डिमोलिशन करनी है, कोई एक्सकेवेशन करनी है या प्रोसेस चेंज करना है तो आप रात को उठें, सुबह ऑफिस जाएं और प्रोसेस चेंज कर दें। इसका एक टाइम फ्रेम होता है, बिकॉज ग्रेजुअल चेंज जो है उसी को लेके हर इंटरेस्टेड पार्टीज अपने एरिया को सिक्योर करती है, बिकॉज आपके जितने भी ये टास्क लिखे हुए हैं, टेम्परेरी वर्क के हों, इक्विपमेंट चेंज के हों, रूटीन चेंज करने के हों, या रेनोवेशन के हों, डेमोलिशन के हों, इन तमाम एक्टिविटीज से बाकी लोग भी मुतासिर होते हैं, ठीक है। तो जब तक तमाम लोग इस प्रोसेस की चेंज की ऑनरशिप नहीं लेंगे तब तक ये चेंज मैनेजमेंट की तरफ से अलाउ नहीं होता, ठीक है। तो सेफ्टी की गुड प्रैक्टिसेस ये डिमांड करती हैं कि मैनेजमेंट ऑफ चेंज जो है इट शुड बी ग्रेजुअल
और तमाम इंटरेस्टेड पार्टीज को कन्वे किया जाए, उनके ग्रीवेंस सुने जाए, और फिर हर वो चीज जो आपने इस तमाम एक्टिविटीज के अगेंस्ट हैजर्ड और रिस्क जो है उनको भी आइडेंटिफाई करेंगे, अपने ERPs को भी चेंज करेंगे, ठीक है, अपने प्रोटोकॉल्स को भी चेंज करेंगे, वेलफेयर फैसिलिटीज भी अगर मुतासिर हो रही हैं तो उसके लिए भी आप कंसेंट लेंगे, उनसे डिस्कस करेंगे, और जब तमाम पार्टीज एग्रीड करेंगी उसके बाद आप चेंज को इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो नॉर्मली ये चेंज जो है इस तरीके से इम्प्लीमेंट होता है। इसके अंदर अब होता क्या, चेंज के अंदर जो मोटे मोटे फैक्टर्स हैं इंपॉर्टेंट, जब भी MOC होता है तो आपकी असेसमेंट जो है, ठीक है, वो चेंज हो जाती हैं, बिकॉज आपके पास जो एक्टिविटी हो रही है अब वो स्पेशल एक्टिविटी होगी या प्रोसेस चेंज होगा, तो जब भी प्रोसेस चेंज होगा तो आपकी असेसमेंट दोबारा हो जाएगी, ठीक है। फिर आप लोगों से कम्युनिकेट करते हैं कि भाई ये प्रोसेस है, तब से ये वाइड हो जाएगा, चेंज करने जा रहे हैं, ठीक है। उसकी कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। लाइक मैं एग्जांपल देता हूं, अगर आपने एक नया गेट लगाना है, ठीक है, अब उसी गेट से तमाम लोग इंटर होते हैं कंपनी के अंदर और वहीं से बाहर जाते हैं, और इसको चेंज करना है तो आपने सबसे पहले तमाम वर्कर्स को इन्फॉर्म करना है, ठीक है, कुछ टाइम पहले से इन्फॉर्म करना शुरू करना है कि ये गेट इतने दिनों के लिए बंद रहेगा, तो आपको मुतबादिल रास्ता भी प्रोवाइड करना होगा, ठीक है, और ये चीज कम्युनिकेट भी करनी है, और अगर कोई किसी का कोई इशू आता है तो उसको रिजॉल्व करना है, सिर्फ उनको इन्फॉर्म नहीं करना, बिकॉज मे बी कोई ऐसी एक्टिविटी हो जो आपके नॉलेज में नहीं है बट किसी सब कॉन्ट्रैक्टर ने करवानी है, जिसके लिए उसे पूरा गेट ओपन चाहिए, ठीक है, जिसके लिए जो अल्टरनेट रूट आपने दिया है वो शायद फिजिबल ना हो। दैट्स वाई जो MOC है इसके अंदर आपने जो मेन फैक्टर्स हैं वो असेसमेंट है, कम्युनिकेशन है, फिर जो लोग हैं कॉम्पिटेंसी ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजर्स, बिकॉज जब भी MOC लॉन्च की जाती है अगर कॉम्पिटेंट लोग ना हो तो वो बहुत सारी चीजों को ओवरलुक करके परमिशन दे देंगे, NOC जारी कर देंगे, बट कुछ अर्से के बाद उनके NOC जारी करने की वजह से कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं, बिकॉज उन्होंने इस चीज की एवेल्यूशन ही नहीं की कि जो NOC उन्होंने जारी की है बेसिकली उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, या उससे जारी करने से पहले के कुछ स्टेप्स उन्हें फॉलो करने थे, ठीक है। फिर जो ही आपने ये एरिया सेग्रीगेट करवा दिया तो अब आपको इमरजेंसी प्रोसीजर्स भी चेंज करने हैं अपने, बिकॉज अब लेआउट चेंज हुआ है, लेआउट चेंज होगा तो असेसमेंट चेंज हो गई, असेसमेंट चेंज हो गई तो इसका मतलब है नए हैजर्ड्स और रिस्क भी आ गए हैं, तो उनसे बचने के लिए आपके प्रोटोकॉल्स भी चेंज हो जाएंगे। सेम इसी तरीके से वेलफेयर की जो फैसिलिटीज हैं वो भी चेंज हो जाएंगी, ठीक है, वो अगर मुतासिर हो रही हैं तो, बिकॉज अगर लोगों को इनकन्वीनियंस हो रहा है, ठीक है, तो अब फर्ज करें आपने उनके लिए जो रेस्ट रूम था उसको डिमोलिश कर रहे हैं या अपग्रेड कर रहे हैं, तो उनको अल्टरनेट रेस्ट रूम भी प्रोवाइड करना होगा, ठीक है। तो ये तमाम चीजें हैं जो MOC के अंदर हम कर रहे होते हैं। सेफ सिस्टम ऑफ वर्क ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर, बिकॉज हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है ना, ये सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशनल जिन्हें कंट्रोल कहा जाता है वो सेफ सिस्टम ऑफ वर्क पे ही ज्यादा बिलीव करते हैं, ठीक है। ये बेसिकली इसके अंदर आपके पास होता क्या है कि आप किसी भी एक टास्क को सिलेक्ट करते हैं, फिर उसकी स्टेजेस बनाते हैं, और फिर हर स्टेज के अंदर वही पीपल, इन्वायरमेंट, मटेरियल और इक्विपमेंट के रिगार्डिंग हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, उन्हें कंट्रोल किया जाता है, और इसके स्टेप्स को तरतीब दे दिया जाता है, फिर मॉनिटर इंप्लीमेंट किया जाता है और मॉनिटर कर लिया जाता है, सेम लाइक जिस तरीके से हम लोग टास्क एनालिसिस या GS से करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसके अंदर होता क्या है कि आप असेसमेंट करने के बाद, ठीक है, एक डॉक्यूमेंटेड स्टैंडर्ड बना लेते हैं ताकि जब भी एक्टिविटी होती है, ठीक है, आप उसको रेगुलरली इंप्लीमेंट भी कर सकें और अपग्रेड भी कर सकें। तो इसके अंदर आप तमाम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अकाउंटेबिलिटीज मेंशन कर देते हैं, एरिया भी मेंशन कर देते हैं, ठीक है, और इसके लिए शर्त ये होती है कि कॉम्पिटेंट बंदा ये कर रहा हो, ठीक है, जो स्टेजेस बनानी है, जो आपने डॉक्यूमेंट करना है स्टैंडर्ड, ठीक है, इसमें जो हैजर्ड्स और रिस्क निकाले हैं और जो कंट्रोल किया जा रहा है ये सब कुछ कोई कॉम्पिटेंट बंदा करेगा, ठीक है, बिकॉज इसमें आपने कोई भी चीज छोड़ दी तो वही चीज लीड करेगी आपके एक्सीडेंट्स को, ठीक है। तो एक टर्म यूज होती है फ्रीडम, जिसमें सिलेक्ट द टास्क, रिकॉर्ड द फाइंडिंग, इवैल्यूएट रिस्क एसोसिएटेड विद ईच स्टेप। तो यहाँ पे जो स्टेप्स होंगे वो आपके पास पीपल, इन्वायरमेंट, मटेरियल और इक्विपमेंट होंगे, ठीक है। डी में आप डेवलप करेंगे सिस्टम, जिस तरीके से आपकी SOP बनती है, ठीक है, इसमें आगे आगे हमारे पास एक एक्टिविटी भी आ रही है, हम वो भी कर रहे होंगे, और फिर इंप्लीमेंट करेंगे इस सिस्टम को और फिर मॉनिटर करते रहेंगे ताकि फर्दर इंप्रूवमेंट की अगर गुंजाइश निकलती है तो आप वो भी कर सकें, ठीक है। जिस तरीके से आपके पास ये एक्टिविटी है, ठीक है, तो इसमें फिर स्टेप्स बना लिए, तो हमारा टास्क क्या इसमें है, चेंजिंग अ व्हील, उसमें स्टेप्स बना लिए कि पार्क करेंगे कार को सेफ लोकेशन के अंदर, ठीक है, फिर रिमूव करेंगे इक्विपमेंट को, तो सेफ लोकेशन पे जो पार्किंग है इसके अंदर जो हैजर्ड और रिस्क है वो निकाल लेंगे आप, ठीक है। इक्विपमेंट को जो आपने उतारना है, लोडिंग ऑफलोडिंग, उसकी एक्टिविटी के भी मसाइल और कंट्रोल निकाल लेंगे। इसी तरीके से हर स्टेप के अंदर जो मसाइल हैं पीपल से रिगार्डिंग, इन्वायरमेंट से रिगार्डिंग, मटेरियल से रिगार्डिंग और इक्विपमेंट से रिगार्डिंग, उनको फाइंड आउट करके उन्हीं को कंट्रोल कर लेंगे, तो उससे क्या होगा, आपका एक सिस्टम ऑफ वर्क डिवेल्प हो जाएगा, ठीक है। उसको एक सीक्वेंस में लाएंगे और इंप्लीमेंट कर देंगे, ये है आपका फ्रीडम, ठीक है जी।
जिस तरीके से हमने बात की कि अगर स्टेप 1 है चेंजिंग द व्हील, तो हमने ट्रैफिक के रिस्क को और वायलेंस को देख लिया, बिकॉज आप किसी ओपन एरिया में होंगे, ठीक है, तो वहां पे ट्रैफिक को भी देखना है, और जब आप अकेले होंगे तो आप वायलेंस का शिकार हो सकते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल्स क्या कर दिया आपने कि एक सेफ लोकेशन पे गाड़ी पार्क करेंगे, ठीक है, और फिर आप वहां पे नाइट टाइम पे हैं, ठीक है, तो आप कोई ऐसी सर्विसेज को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या अपनी हेल्प के लिए किसी को बुला सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक्टिविटी, जिस तरह आप लोग जैसे जीएसए मेंटेन कर रहे होते हैं, जीएसए के अंदर भी मोर और लेस यही चीजें हो रही होती है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि जी सिस्टम वर्क डेवलप करना तो आसान है, बट इसकी इंप्लीमेंटेशन बहुत मुश्किल होती है, बिकॉज आपने जो जेएसए डेवलप किया या सिस्टम वर्क डेवलप किया, उसके अंदर जो जितने भी स्टेप्स हैं आपने वो डेवलप तो कर लिए, बट अगले बंदे को जब आप बताने जा रहे होते हैं तो वो अक्सर एक्सपीरियंस बेस्ड होता है, वो उस एक्टिविटी को अपने हिसाब से कर रहा होता है। दैट्स वाई इनको डेवलप करके सिस्टम ऑफ वर्क को, इसकी ट्रेनिंग और लोगों को गाइड करना कि आपके बनाए हुए जो स्टेप्स हैं ये सबसे बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं और इनके अंदर सबसे कम नुकसान है, ये एक थोड़ा सा एक वो एरिया होता है जो इम्प्रूवमेंट की इसमें गुंजाइश रहती है, बिकॉज इसमें टाइम लगता है। आप लोगों को ट्रेन करते रहेंगे तो मे बी इसमें कुछ महीने लगे आपको, ताकि लोग आपकी बात सुनेंगे भी, समझेंगे भी, ट्रस्ट करेंगे और फिर वो डेवलप की हुई चीजों को अमल करना शुरू करेंगे, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ी हेल्प मिलती है अगर आपकी अप्रोच कंसल्टेशन वाली हो, अगर आपके रिलेशनशिप लोगों से अच्छे हो, लोगों को पता हो कि यार ये अच्छी नेचर का बंदा है, ये गाइड करता है, ठीक है, ये जो भी बात बता रहा है उसमें मेरा फायदा ही है, तो आपको एक इमेज बनाना पड़ता है, आपको एथिकली बहुत अच्छा होना चाहिए और फिर आपकी जो पर्सनैलिटी है उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत अच्छे होने चाहिए, ठीक है। इन तमाम चीजों से आप जब कंसल्ट करते हैं लोगों से तो लोगों का ऑनरशिप बढ़ता है कि यार ये जो काम आप कर रहे हैं बेसिकली बाकी उसमें सेफ्टी है उनकी, ठीक है। और फिर अगेन आपको सिस्टम वर्क की इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग और सुपरविजन के जरिए आपने इसको इंश्योर करना है कि जो बनाया गया चीज, जो चीज आपने डेवलप की थी, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस पे मुश्तमिल आपका टास्क करने का तरीका था, उसकी लोगों को ट्रेनिंग भी दी है, लोगों को गाइड भी कर दिया है, ठीक है। और अब सुपरविजन से आप इंश्योर भी कर रहे हैं कि जो चीजें आपने बना के डेवलप करके दी थी अब वो इम्प्लीमेंटेड भी हैं, ठीक है। सिर्फ यही नहीं कि वो किताब में है, अब वो काम वैसे ही हो रहा है जैसे पहले हो रहा था, ठीक है। मॉनिटरिंग द सिस्टम, जब सिस्टम डेवलप होकर आपने इंप्लीमेंट कर दिया तो अब आप सैंपल बेस्ड उसको मॉनिटर भी करेंगे, ठीक है। और इसलिए करेंगे बिकॉज अक्सर ऐसा होता है कि आपका सिस्टम डेवलप हो जाता है बट उसकी इंप्लीमेंटेशन के अंदर अक्सर फ्लॉ रहता है। आपके पास डॉक्यूमेंट्री प्रोसीजर्स बहुत बेहतरीन होते हैं बट अगर फील्ड में जाकर उन्हें चेक करते हैं तो वो 10% भी ऐसा नहीं होता कि लोग फॉलो कर रहे हो, बिकॉज एक कंसेप्ट डेवलप हो चुका होता है, ठीक है, जिसमें ओवर डॉक्यूमेंटेशन भी होती है, जिसमें सेफ्टी वालों का भी थोड़ा सा एक फॉल्ट होता है कि वो ट्रेनिंग्स में डिलीवर नहीं करते या वो ट्रेनिंग देते हैं बट फीडबैक लेते ही नहीं है कि उनको अगले बंदे को समझ आया नहीं आया, ठीक है। तो ये तमाम वो इश्यूज होते हैं, इसकी वजह से सिस्टम वर्क डेवलप होने के बावजूद इम्प्लीमेंटेड नहीं हो पाता, ठीक है। तो आपने इसको भी इंश्योर करना है कि वो इम्प्लीमेंटेड भी हो। परमिट टू वर्क जी, सब लोगों ने परमिट टू वर्क का नाम सुना होगा। बेसिकली ये फॉर्मल एक प्रोसीजर होता है और ये सिस्टम ऑफ वर्क का ही एक पार्ट होता है, ठीक है। ये कोई सेपरेट चीज नहीं होती, उसी का एक पार्ट होता है, ठीक है। ये बेसिकली इसमें हो क्या रहा होता है कि आप हाई रिस्क एक्टिविटीज के लिए, ठीक है, एक स्पेशल परमिशन लेते हैं फ्रॉम द मैनेजमेंट और उसे भी शामिल करवाते हैं अपने साथ, और मैनेजमेंट भी मेक श्योर करती है कि आप जो हाई रिस्क एक्टिविटीज में काम कर रहे हैं उसमें हैजर्ड सारे आइडेंटिफाइड हैं, आपने कंट्रोल सब चीजों के कर लिए हैं और उसके बाद काम शुरू हो रहा है, ठीक है। तो हम इसको डिटेल में हम करेंगे जी। ट्रेनिंग में एंगेज कैसे करना है, प्रकाश पूछ रहे हैं। देखिए बेटा, ट्रेनिंग में आप इंगेज कर सकते हैं एम्प्लॉयज को या वर्कर्स को बाय डिवेलपिंग द कंटेंट्स जो वाकई उनके साथ रेलिवेंट हो, ठीक है। अपनी ऑडियंस को देख के अगर आप कंटेंट्स डिवेलप करते हैं, ठीक है, और उनके साथ कंसल्ट करते हैं, उन्हें गाइड करते हैं और लेड बाय एग्जांपल करते हैं कि जो आप कह रहे हैं उसे प्रूव कर लेते हैं उनके साथ, आपके साथ उनकी एक अटैचमेंट बनती है, ठीक है। आप ग्रेजुअली चीजों को उनको बताते हैं, आप उन्हें इन्फोर्स नहीं करते, ठीक है। इसमें बेसिकली जो वर्कर की इन्वॉल्वमेंट है वो हमेशा इतनी ज्यादा नहीं होती, कई दफा उनका बैकग्राउंड नहीं होता, कई दफा वो पढ़े लिखे नहीं होंगे, ठीक है। तो आपको इसमें करना क्या है, आपको इसमें वीडियो बेस्ड ट्रेनिंग भी करा सकते हैं आप उन्हें, ठीक है, इंगेज करने के लिए, या आप उनको प्रैक्टिकली फील्ड में ले जाके जो आप कहना चाह रहे हैं वो उनको परफॉर्म करवा के और जिस तरीके से वो पहले कह रहे थे उसकी एग्जाम्पल भी निकाल के दे सकते हैं, ठीक है। आपका एक रिलेशनशिप बिल्ड करना बहुत जरूरी है, बिकॉज जब तक वो नहीं होगा, जब तक उन्हें ट्रस्ट नहीं होगा आप पे, आप उनके ग्रेवेंसेस को सुनते नहीं होंगे, ठीक है, वो तब तक आपकी बात मुश्किल से सुनते हैं। तो इंगेज करने के लिए बेटा आपको अपने एथिक्स, अपनी पर्सनैलिटी, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स और आपका जो लेवल है वो बड़ा अच्छा होना चाहिए। लाइक टीबीटी जो बिलावल ने कहा, बिल्कुल इस तरीके से आप ट्रेनिंग जो दे रहे होते हैं
तो टीबीटी जो है उसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल है, जिसमें आप इंगेज करते हैं वर्कर्स को, ठीक है, आप उनसे बात करते हैं, उन्हें बताते हैं कि इस काम को ऐसे तरीके से करना है, ठीक है, वो आपसे शेयर करते हैं इन्फॉर्मेशन कि यार इसमें ये मसाइल हैं, हमें ये प्रॉब्लम हो रहा है इस चीज से, तो आप दोनों बैठ के, आप वर्कर और आप एक पॉइंट पे आते हैं और फिर आप उसको लेके अप्लाई कर रहे होते हैं। अच्छा जी, मैं अनम्यूट कर रहा हूं, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो इस जहां तक हमने पढ़ा, ठीक है, मैंने अनम्यूट किया सबको, जहां तक हमने पढ़ लिया है उसमें कोई प्रॉब्लम है तो हम डिस्कस कर सकते हैं। जी कोई सवाल है? सर मेरा एक क्वेश्चन था। जी जी, कौन बात कर रहे हैं? मोहम्मद अली बात कर रहा हूँ। कैसे मोहम्मद अली? ये एमओसी जो मैनेजमेंट ऑफ चेंज है, जब ये अप्लाई होता है तो इससे ऑब्जेक्टिव पे इम्पैक्ट पड़ता है क्या? देखिए डिपेंड करता है, ठीक है जी, डिपेंड करता है। देखिए ऑब्जेक्टिव पे उस तरीके से इसका इम्पैक्ट नहीं होता, पॉलिसी के जो ऑब्जेक्टिव्स है ना, ठीक है, लेकिन इनडायरेक्टली, क्योंकि जब एमओसी है, कोई प्रोसीजर चेंज हो रहा है या किसी भी टाइम कोई मशीनरी को डेफिनेटली इम्पैक्ट होना चाहिए ना इस पे, ऑब्जेक्टिव पे, टाइम ड्यूरेशन। मैं बता रहा हूँ कि लाजमी नहीं होता कि मोहम्मद अली, जब आपके ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं ना वो 1 साल के लिए बनते हैं, ठीक है जी, और आपका एमओसी जो है ना ये भी प्लान्ड होता है। अगर ये अनप्लान्ड हो ना, ठीक है, तो फिर पॉसिबिलिटी होती है, बट फिर भी लाजमी नहीं होता, बिकॉज आपके ऑब्जेक्टिव जो है 1 साल के लिए डेवलप किए जाते हैं और उसके अंदर मेजर चीजें होती हैं। अगर कहीं पे कोई डेवलपमेंट या कुछ होता है, बिकॉज एमओसी में जो एक्टिविटीज होती हैं नॉर्मली इसके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर्स का बजट रेज होता है, ठीक है, तो वो ऑलरेडी बजट के अंदर अप्रूव्ड होती है ना, ठीक है, तो उस साल के बजट में इसकी गुंजाइश रखी जाती है जी, बजट में मतलब गुंजाइश होती है एमओसी को एक हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, अगर उसमें कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव है जो मुतासिर हो रहा है, ठीक है, तो फिर होगा, वरना जनरली नहीं होता। ओके, ठीक है, जनरली नहीं होता, बिकॉज ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव जो साल के रखे जाते हैं ना उसमें इन कामों के लिए गुंजाइश रखी जाती है, ठीक है, ठीक जी जी, कोई और सवाल किसी का? क्लियर है सबको जी? ओके सर, क्लियर। चलें जी, मैं आप लोगों को म्यूट कर रहा हूँ फिर, ठीक है। चलें, परमिट टू वर्क की हम बात करते हैं। तो परमिट टू वर्क जो है बेसिकली ये भी फॉर्मल एक प्रोसीजर है, जिसमें मैंने बताया कि सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन करते हैं काम की, आइडेंटिफाई करते हैं हैजर्ड्स को और सेफ मेथड हम निकालते हैं ताकि हम काम कर सकें। बेसिकली इसके अंदर होता वही जो मैंने बताया आपको कि हाई रिस्क एक्टिविटीज जो हैं उनके लिए ये एक स्पेशल फॉर्मल डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर होता है, ठीक है। हाई रिस्क एक्टिविटीज वही तमाम एक्टिविटीज जिसमें बहुत ज्यादा नुकसान होने के चांसेस मौजूद होते हैं, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, इसमें से अक्सर सवाल पेपर में आते हैं, ठीक है। अब टाइप ऑफ फॉर्मेट्स कौन सी होती हैं जनाब? हॉट वर्क के लिए भी परमिट हो सकता है, इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए होता है, कन्फाइंड स्पेस के लिए भी हो सकता है, ऑपरेशनल पाइपलाइंस पे भी काम करने के लिए हो सकता है, ठीक है। एक्सकेवेशन का भी परमिट होता है, कम्प्लेक्स मशीनरी या मशीनरी मेंटेनेंस का भी परमिट होता है, ठीक है। इसके अलावा भी हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इंडस्ट्री, ठीक है। ये कोई फिक्स लॉ नहीं है कि इतनी तरह के परमिट होंगे, ठीक है, ये परमिट होंगे, ठीक है। ये गुड प्रैक्टिस है, पीटीडब्ल्यू स्कीम जो है ये गुड प्रैक्टिस है कि अगर आप कोई हाई रिस्क एक्टिविटी करते हैं तो उसके लिए आप पीटीडब्ल्यू को इंट्रोड्यूस करें, ठीक है, बिकॉज ये सेफ सिस्टम ऑफ वर्क का एक पार्ट है और ये सेफेस्ट टेक्निक होती है जिसमें मैनेजमेंट भी शामिल होती है और हैजर्ड्स और रिस्क को एक डिटेल में निकाला जाता है, ठीक है, उनको रीअश्योर किया जाता है और फिर काम परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो कुछ कंपनीज में हॉट और कोल्ड दो ही परमिट होते हैं, कुछ कंपनीज के अंदर प्रोसेस के अंदर 7 भी यूज होते हैं, 9 भी यूज होते हैं, ठीक है। तो जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जहां पे आपके पास जो एम्प्लॉयर है ये वो डिसाइड करता है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज जो हैं वो हाई रिस्क हैं और उनमें मुझे परमिट देना है, ठीक है। अब परमिट के जो पार्ट्स हैं, ठीक है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली परमिट जो है इसके 4 हिस्से होते हैं, ठीक है। 4 हिस्सों में पहले एक इशू करने वाला होता है। इशू करने वाला क्या करता है, अगर फर्ज करें किसी ने कोई जगह पे काम करवाना है तो वो रिक्वेस्ट जनरेट करता है, ठीक है। अब वो जब जो रिक्वेस्ट जनरेट करने वाला होगा वो इश्यूअर के पास जाने से पहले मेक श्योर क्या करता है कि जनाब उसने तमाम हैजर्ड्स, तमाम रिस्क को कंट्रोल कर लिया है, ठीक है, कंपनी प्रोसीजर्स के मुताबिक उसने असेसमेंट्स भी कर ली हैं, ठीक है, उसने मेक श्योर कर लिया है कि जो पीपीज रिक्वायर्ड थी, ठीक है, जो बंदे थे वो कॉम्पिटेंट हैं और जो नीडफुल रिक्वायरमेंट्स थी जो कंपनी ने लिखी हुई हैं कि भाई ये काम करने के लिए ये होना चाहिए, वो सब कुछ करने के बाद, ठीक है, वो एक रिक्वेस्ट जनरेट करता है और वो इश्यूअर के पास चला जाता है वो फॉर्म फिल करके परमिट का,
इशूअर जो है बेसिकली ये मैनेजमेंट का एक बंदा होता है, ये कोई भी सुपरवाइजरी रोल का बंदा, ठीक है, जो कि कॉम्पिटेंट होता है, जो कि ट्रेंड होता है, ठीक है, परमिट वर्क की ट्रेनिंग ले ली होती है उसने, ठीक है। कई दफा ये डिपार्टमेंट में मौजूद होता है, कई दफा ये एचएससी वाला भी होता है, कई दफा ये कोई सीनियर मैनेजर भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी ऑन प्रोसीजर, ठीक है। इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। रूल यही है कि कॉम्पिटेंट बंदा होगा, ट्रेंड होगा, ठीक है, और वो सुपरवाइजरी लेवल पे हो, ठीक है। बट अगेन ये रिक्वायरमेंट जो है ये गुड प्रैक्टिसेस हैं, एम्प्लॉयर अपनी मर्जी से कर सकता है, ठीक है। अब जब परमिट इशू करने वाला जो है वो क्या करेगा कि वो परमिट को कंप्लीटली रीड आउट करेगा कि इसके अंदर जो भी कॉलम्स बने हुए हैं, जो भी इसमें रिक्वायरमेंट सेट की गई हैं, वो तमाम की तमाम फुलफिल्ड हो गई हैं या नहीं, क्या तमाम पीपीज इशू हो गई हैं, क्या हैजर्ड्स कंट्रोल हो गए हैं, क्या ऑन साइट अरेंजमेंट्स जो चाहिए थे काम से पहले वो हो चुके हैं या नहीं। वो सिर्फ फॉर्म को पढ़ के ये चीज इंश्योर नहीं करेगा, इशूअर फॉर्म को चेक करने के बाद क्वेश्चनिंग भी करेगा और वो ऑन साइट जाके ये तमाम चीजें मेक श्योर करेगा कि मौजूद हैं, और जो चीजें मौजूद हैं वो सफिशिएंट भी हैं, ठीक है। ये दोनों काम वो करेगा, और जब वो सेटिस्फाई होगा तब वो इशू करेगा परमिट को, तब वो साइन करेगा, मीन अथराइज करेगा कि काम किया जा सकता है, ठीक है। जब वो स्टेप पूरा करेगा तो जो रेसिपिएंट होगा बेसिकली ये वर्कर होगा जिसने वो रिसीव किया है, जिसने साइट पे काम करना है, ठीक है। रिसीविंग वाला बंदा परमिट लेने के बाद उसको साइट पे लेके जाएगा। ये नॉर्मली 3 कॉपीज में होता है, ठीक है। एक इश्यूर के पास रह जाती है, एक रिसीवर के पास, एक साइट पे डिस्प्ले होती है, ठीक है। जो रेसिपिएंट है आपका वो साइट पे ले आएगा, परमिट की कॉपी लगाएगा और वो अपने काम के लिए उसे रिसीव करेगा, और वो जो एरिया है उसको वो हैंड ओवर हो जाएगा बेसिकली, जहां पे उसने काम परफॉर्म करना है। वो अपना काम परफॉर्म करेगा, जब वो काम पूरा कर लेगा तो वो रिटर्न टू सर्विस की रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, ठीक है, कि मैंने यहाँ पे अपना काम पूरा कर लिया है, ये एरिया मेरी तरफ से क्लियर है, ठीक है। तो परमिट कैंसिल तब होगा जब ये रिक्वेस्ट लेके वो जाएगा। नॉर्मली कई दफा ये होता है कि कॉन्ट्रैक्टर का बंदा परमिट रिसीवर होता है और वो कैंसिलेशन के लिए जाता है क्लाइंट के पास। कई दफा ये भी होता है जो इश्यूर होता है वही कैंसिलेशन अथॉरिटी भी होती है। कई दफा ये होता है कि इश्यूर एक बंदा होता है और कैंसिलेशन अथॉरिटी कोई और भी होती है। ये भी तमाम चीजें रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक होंगी, एम्प्लॉयर डिसाइड करेगा, ठीक है। कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट जब तक साइन नहीं होती आपका प्लांट वापस रिज्यूम नहीं होता, और कैंसिलेशन वाली अथॉरिटी जो है वो भी मेक श्योर करती है कि जो एरिया जिसके अंदर वो परमिट में काम हुआ था वो तमाम एरिया नीट, टाइडी और हाउसकीपिंग इंश्योर हो चुकी है। तमाम जो लॉग आउट, टैग आउट या जो सर्विसेज थी जो ब्लॉक की गई थी या बंद की गई थी या लॉग आउट की गई थी वो अब सेफ है रिज्यूम करवाना उन्हें। और जब वो मेक श्योर कर लेता है कि हर चीज ओके है, प्लांट चलाया जा सकता है, देन वो कैंसिलेशन करते हैं और साइन करेंगे। कैंसिल होने के बाद आपका प्लांट रिज्यूम होगा। तो नॉर्मली इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो 4 हैं कि इशू कौन करेगा, उसकी ड्यूटीज क्या हैं, रेसिपिएंट कौन होगा, कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट कौन करेगा, और फिर कैंसिलेशन के बाद आपका प्लांट रिज्यूम हो जाएगा। परमिट को अक्सर एक्सटेंशन भी मिलती है डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट्स। एक्सटेंशन कितनी मिलती है ये भी नीड्स को, हैजर्ड्स को, एक्टिविटीज को देख के दी जाती है। इसके लिए भी कोई साइज फिट नहीं है कि आप इतनी एक्सटेंशन देंगे या नहीं देंगे। नॉर्मली जो हाई रिस्क एक्टिविटीज होती हैं उसके अंदर एक शिफ्ट के लिए होता है या एक्सटेंडेबल होता है अप टू 2 शिफ्ट, ठीक है। बट ये भी कोई साइज फिक्स नहीं है, ये रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक होता है। कुछ कंपनीज परमिट को एक्सटेंड करती ही नहीं है, कुछ कंपनीज जो लंबी एक्टिविटी होती है उसके लिए परमिट जो है हर शिफ्ट में नया बनवाती हैं, कुछ इसको एक्सटेंड करती हैं 2 डेज 3 डेज, ठीक है। ये उनकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक है। चलें गाइस, अभी आप लोगों को 10 मिनट का ब्रेक मिलेगा, ठीक है। फिर हम इमरजेंसी प्रोसीजर्स और फर्स्ट एड पढ़ेंगे। परमिट वाले में कोई सवाल है किसी का तो वो काइंडली मुझसे पूछ सकता है। मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ जी। परमिट के रिगार्डिंग कोई सवाल है किसी का? जी सर, टाइप्स ऑफ परमिट्स। हाँ बेटा, मैंने आपको बताया कि जनरली जो है ना परमिट्स, कुछ कंपनीज के पास 2 होते हैं, हॉट एंड कोल्ड, ठीक है। कुछ कंपनीज के पास एक्टिविटीज ज्यादा होती हैं, ठीक है, तो वो कन्फाइंड स्पेस, एक्टिवेशन सब कुछ कराती हैं, तो वो उनके परमिट भी इंश्योर कराती हैं। प्रोसेस के अंदर बेटा ऑयल एंड गैस वगैरह की बात करो तो 7 परमिट भी होते हैं, 9 भी होते हैं, ठीक है बेटा। ये आपकी कंपनी का जो रोल है ना कि वो करती क्या है, उसके अंदर उसके पास कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जो हाई रिस्क में है, तो बेटा उनके ऊपर डिपेंड करता है। ये कोई साइज फिक्स नहीं है, रेंज जो मैक्सिमम है बेटा वो मैंने बता दिया आपको। ये उसमें एडिशनल सर्टिफिकेट्स को अटैचमेंट्स क्या बेटा? अटैचमेंट्स कोल्ड वर्क परमिट के साथ या हॉट वर्क परमिट के साथ कोई अटैचमेंट्स होती है सर? जैसे सर्टिफिकेट्स होते हैं वीकर एंट्री, कन्फाइंड स्पेस, वर्क टाइट। देखो जो परमिट होता है बेसिकली इसके साथ कुछ एनओसी जरूर होती है,
ठीक है यस बेटा। वो कुछ कंपनीज में एनओसीज होती हैं, कुछ कंपनीज में ये होता है कि वो उसी परमिट वाले फॉर्म पे साइन कर देती है क्लियरेंस के। ठीक है ओके ओके थैंक यू जी बेटा। अच्छा, सेफ्टी ऑफिसर कैन परमिट रिसीवर इफ ही इज ट्रेन्ड। बेटा मैंने बताया कि ये मैनेजमेंट डिसाइड करती है, यूजुअली सुपरवाइजर लेवल का कोई हो सकता है। ठीक है प्रकाश, असली कंपनी की बेटा मैनेजमेंट डिसाइड करती है। ठीक है, कुछ कंपनी प्रोटोकॉल बना लेती है कि भाई मैनेजर से नीचे नहीं करेगा, कहती है सिर्फ सेफ्टी वाला करेगा, कुछ कहती है आप सुपरवाइजर कोई भी कर लेगा। ठीक है बेटा, क्लियर सर। कोई और सवाल है किसी का? जी मेरा एक क्वेश्चन है। परमिट टू वर्क एक बड़ा प्रैक्टिकल किस्म की चीज़ है, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सी प्रॉब्लम्स आती है। मिसाल के तौर पे एक वर्क साइट है, उस पर मल्टीपल हॉट कोल्ड कटिंग ग्राइंडिंग सारे काम हो रहे हैं, और वो एक ही कॉन्ट्रैक्टर के आगे जो वर्कर्स हैं वो कर रहे हैं, तो वो सेपरेट डॉक्यूमेंटेशन और वहाँ पे कंट्री या जिस एरिया में या जिधर वो पर्टिकुलर परमिट टू वर्क पे काम करने की कोशिश की है वहाँ पे लिटरेसी रेट इतना नहीं है, तो डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी लेबोरियस हो जाती है, और इसी वजह से लोग इसे शाय अवे करते हैं, और इसी वजह से फिर वो डिफरेंट किस्म की स्लैकनेसेस नज़र आती है। तो इस तमाम प्रैक्टिकल सिनेरियो को कैसे मैनेज किया जाता है? अच्छा देखें, ये बिल्कुल आपकी बात बजा है। कई दफा जो हमारी कॉन्ट्रैक्टर साइड होती है या हमारा जो नीचे वाला स्टाफ होता है, वो उसको प्रॉब्लम आती है। ये प्रॉब्लम हम रिजॉल्व कर सकते हैं अगर हम अपनी डॉक्यूमेंटेशन को बिल्कुल सिंपल करें। ठीक है, क्योंकि कुछ कंपनीज के जो प्रोटोकॉल हैं परमिट के रिगार्डिंग वो इतने एक्सटेंसिव होते हैं, ठीक है, कि वो उनको सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन को मीट करने में मसला आ रहा होता है, उन्हें अप्लाई करना है, दैट्स व्हाई वो परमिट इशू ही नहीं कराते। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल बचा है कि आप ओवर डॉक्यूमेंटेशन से बचेंगे, इसको सिंपल करेंगे और इफेक्टिव मेक श्योर कराएंगे, ट्रेनिंग के जरिए लोगों को गाइड करेंगे, और जितना सिंपल करेंगे इस परमिट टू वर्क के प्रोसीजर को, फॉर्म को, ठीक है, उतना बेहतर है ये। जब भी आप इसको कॉम्प्लेक्स करेंगे तो ये मसाइल आएंगे आपको। लेकिन सर जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है नीडफुल, वो तो हमें बेटा वो डालनी पड़ेगी, वो डालनी पड़ेगी, और ये प्रॉब्लम आता है, ये बिल्कुल ठीक कहा है इन्होंने। बट देखें, इश्यूज आपको हर जगह आएंगे। ठीक है, आप इनको ट्रेनिंग के जरिए बेहतर कर सकते हैं और एक कल्चर लॉन्च है, क्योंकि जब तक लोगों में कल्चर लॉन्च नहीं होगा ये चीज चलती रहेगी। बिकॉज बहुत सारे लोग होंगे, अच्छा कॉन्ट्रैक्टर होगा वो अप्लाई कर रहा होगा, साथ ही दूसरा कॉन्ट्रैक्टर होगा एक जिसके बंदे फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, पार्ट्स ऑफ सेल्स सिस्टम ऑफ वर्क, सेल्स सिस्टम ऑफ वर्क के अंदर हमने बताया आपको सेरिडम टेक्निक जो है आपकी सारी पार्ट है। सेलेक्ट द टास्क, ठीक है, रिकॉर्ड द फाइंडिंग, ठीक है, एवेल्युएट एवरी स्टेज, और फिर उसको डेवलप करें, इंप्लीमेंट करें, मॉनिटर करें।